हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिपीटर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 की सबसे चर्चित और इंस्पेक्टर के बाद में सबसे अच्छी पोस्ट, जिसका नाम है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी बोलते हैं। और ये पोस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। और मैं पिछले कुछ सालों से इस डिपार्टमेंट में हूं, तो मुझे इस पोस्ट के बारे में एक एक चीज का पता है। और इस वीडियो में मैं उन्हीं सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, जो भी चीजें आपको जानने की जरूरत है या फिर जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए, मेरा नाम अनिल यादव है और मैंने इस सीजीएल एग्जाम को लगातार 3 बार क्रैक करा है। अब मैं आपको ओएस के बारे में डिटेल बताऊं, उससे पहले मैं सीजीएल में जितने भी पोस्ट होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग दे देता हूं। क्योंकि अभी जिस तरह से कंप्यूटर का पेपर पूछा गया है, जितना टफ पूछा गया है, तो सबसे जो चर्चित बात रही है स्टूडेंट्स के बीच में वो यही रही है कि सीपीटी और नॉन सीपीटी पोस्ट है, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ। तो जो सीजीएल के अंदर पोस्ट होती है, 2 टाइप की होती है, एक तो सीपीटी पोस्ट और एक नॉन सीपीटी पोस्ट। अगर आपको सीपीटी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर में आपके यूआर में 27 मार्क्स या उससे ज्यादा आने चाहिए। ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से अगर आप है, तो आपके मार्क्स 24 या उससे ज्यादा आने चाहिए। अगर आप एस सी एस टी में है, तो 21 से ज्यादा आपके मार्क्स आने चाहिए। सेम चीज अगर अगर आपका टाइपिंग एरर, जो आप टाइपिंग टेस्ट दिए हैं आपका, अगर उसमें आपका एरर परसेंट 5% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 7% है, और एस सी एस टी में 10% से कम है, मतलब इनसे अगर एरर परसेंट कम होता है, तो मतलब 5% या 5% से कम रहता है, तो आप सीपीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब आपको कंप्यूटर में भी इतने मार्क्स लाने हैं और टाइपिंग एरर में भी इतना ही आपको लाने हैं। इससे ज्यादा एरर लाते हैं आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। ओके। अब ये जो कट ऑफ है यहाँ पर, ये इस बार हो सकता है कि थोड़ी कम चली जाए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का जो पेपर था वो इतना टफ आया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। तो हो सकता है कि एसएससी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ को कम कर दे, क्योंकि अगर सेम कट ऑफ रही तो कम से कम आधे लोग तो लिस्ट से बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि उनके मार्क्स इतने बन ही नहीं रहे हैं। अब अगर मैं नॉन सीपीटी पोस्ट की बात करूं, तो कंप्यूटर के लिए उनकी यूआर की कट ऑफ 18 रहती है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 15, एस सी एस टी के लिए 12 रहती है, और टाइपिंग एरर उनके लिए 20% अलाउड होता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 20% अलाउड रहता है, और एस सी एस टी के लिए 30% अलाउड रहता है। ओके। अब सिंस ये जो ओएस की पोस्ट है वो नॉन सीपीटी पोस्ट है, इसलिए अगर आपको वो पोस्ट चाहिए तो आपके मार्क्स कंप्यूटर में इतने होने चाहिए और टाइपिंग एरर इतनी होनी चाहिए। और इसकी जो कट ऑफ है उसका मैं एंड में आपको बताऊंगा कि आपके अगर कितने मार्क्स होने चाहिए, ताकि आपको जो ओएस की पोस्ट है वो मिल सके। इसकी बात मैं वीडियो के एंड में करूंगा। अब मैं यहाँ पर आपको नॉन सीपीटी पोस्ट कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। क्योंकि मोस्टली लोगों के कंप्यूटर में इतने मार्क्स तो आ नहीं रहे, तो उनको ये पता नहीं है कि नॉन सीपीटी में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो अगर मैं नॉन सीपीटी पोस्ट की बात करूँ, तो 4600 पे ग्रेड में एएसओ के अंदर, ईसी इलेक्शन कमीशन के अंदर एएसओ जो बनते हैं वो आता है, रेलवे आता है, ईडी आता है और आईबी आता है। मतलब अगर आपको एएसओ बनना है, दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, तो ईसी, रेलवे, ईडी और आईबी आप सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस में भरिए। फिर आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर आता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाते हैं। फिर आता है सीबीआई के अंदर जो एसआई बनते हैं ना, उनकी पोस्ट भी किस में आती है? नॉन सीपीटी पोस्ट के अंदर आती है। तो ये पोस्ट आप सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस में भर सकते हैं। फिर अगर मैं 4200 पे ग्रेड की बात करूं, तो इसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आती है नॉन सीपीटी के अंदर। और 2800 पे ग्रेड की अगर बात करें, तो इसमें एसआई जो बनते हैं नारकोटिक्स में, वो पोस्ट आती है। अकाउंटेंट की पोस्ट आती है, एक तो सीजीए में और एक सीजीडीए के अंदर। और जो ऑडिटर की पोस्ट होती है वो भी किस में आती है? नॉन सीपीटी पोस्ट के अंदर आती है। तो मेनली यही पोस्टें नॉन सीपीटी पोस्ट के अंदर आती है। तो प्रेफरेंस भरने से पहले आप इन सब चीजों का भी एक बार ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6753 वैकेंसीज हैं। जिसमें अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, क्योंकि जो एग्जाम देते हैं वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया के ही होते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल नॉर्थ की बात करूं, तो लगभग 3000 के आसपास में वैकेंसीज है, अगर मुंबई को इंक्लूड नहीं करता हूं तो। ठीक है। अगर मुंबई को इंक्लूड करता हूं तो लगभग 4500 के आसपास आपकी वैकेंसीज है टोटल 6753 में से। तो आप इसमें से क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार नॉर्थ में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है ओएस की, इसलिए ये पोस्ट सबसे चर्चित और सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है सीजीएल 2025 के लिए। और एक और रीजन है कि इस बार कंप्यूटर का जो
पेपर था वो भी टफ गया था। तो अगर एसएससी अगर कट ऑफ को सेम रखता है तो सबसे ज्यादा जिसके पीछे लोग भागेंगे तो वो कौन सी पोस्ट होगी, वो होगी ओएस की पोस्ट। और इसमें एक और चीज की, अगर आपको कोई भी पोस्ट जो होम पोस्टिंग दिला सकती है तो वो यही पोस्ट है, क्योंकि इसमें नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी पोस्ट हैं। अब देखो, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। क्यों? इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोस्ट है। अब आपको एसएससी जितने भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग देता है ना, उन सब में अगर सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट अगर कोई है तो वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उतना पावरफुल नहीं होगा जितना पहले होता था, बट सोसाइटी में आज भी इस डिपार्टमेंट की उतनी ही वैल्यू है, उतनी इज्जत है। जब भी आप कभी बाहर किसी को बोलते हैं ना कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूं, तो सामने वाला आपको एक अलग ही नजर से देखता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट एक अच्छी पोस्ट मानी गई है। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो 2025 की अच्छी पोस्ट क्यों है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और स्पेशली नॉर्दर्न साइड में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। ऑलमोस्ट 4500 के आसपास वैकेंसीज है 6700 में से। तो अगर आपको होम पोस्टिंग अगर कोई पोस्ट दिला सकती है तो वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी पोस्ट है। अब यहां पर आपको ये चीज दिख रही होगी आरआर। अब ये आरआर क्या है? तो इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, ये अभी सितंबर 2024 के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया हुआ था डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब ये लागू हो चुका है। अब ये क्या है कि ये नए रूल्स आए थे रिक्रूटमेंट को लेकर, और इसी में ओएस की जो वैकेंसीज है उसमें इंट्रोड्यूस करा गया था कि अब ओएस डायरेक्टली रिक्रूट होंगे। पहले क्या होता था, मतलब आरआर आने से पहले जो ओएस थे वो कैसे होते थे, वो प्रमोट होके बनते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ओएस की जो पोस्ट हो पहली बार आई है। ये पोस्ट पहले भी थी लेकिन प्रमोशनल थी, सिर्फ एसएससी में पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई है। क्यों? क्योंकि नए रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओएस को अब डायरेक्टली रिक्रूट करा जाएगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो कोई भी पोस्ट, चाहे वो टीए हो या इंस्पेक्टर हो या ओएस हो, तो ये जितनी भी पोस्टें हैं इनका किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगा, उनके प्रोबेशन पीरियड क्या होंगे, उनकी सैलरीज क्या होगी, ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल देता है क्या, रिक्रूटमेंट रूल्स। तो जो ओएस है वो आरआर के आने से पहले एक प्रमोशनल पोस्ट थी। प्रमोशनल का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं कि आप टीए थे पहले, ठीक है, टीए एज ए आप टीए डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं। तो जब टीए को आप 4-5 साल जब डिपार्टमेंट में रहते हैं तो आप क्या बनते हैं, सीनियर टीए बनते हैं। ठीक है, अब टीए से सीनियर टीए बनते हैं तो आपकी बेसिक पे में इंक्रीमेंट आता है और साथ ही साथ आपकी ऑटोमेटिकली सैलरी में भी इंक्रीमेंट आ जाता है। लेकिन सीनियर टीए से आप जब ओएस बनते हैं 2-3 साल के बाद में, तो आपके बेसिक पे में और आपकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं आता, वो बिल्कुल सेम रहती है। इसीलिए ओएस को क्या माना जाता था, एक प्रमोशनल पोस्ट माना जाता था। और आरआर आने से पहले इसका जो काम था वो नॉन टेक्निकल काम था। अब देखो, डिपार्टमेंट में दो टाइप के काम होते हैं, एक तो टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा कि टेक्निकल काम क्या होते हैं। नॉन टेक्निकल का मतलब हो गया कि आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव का काम देखना पड़ेगा। मतलब आपको जैसे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी सैलरी बनाने का काम हो गया, या फिर जो बिल्स होते हैं, अलाउंस होते हैं, जैसे कि एलटीसी मेडिकल बिल हो गया, तो ये सब बनाने के काम कौन करता था, ओएस करता था। ठीक है, और ओएस बनने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शंस होते थे। एक तो आप एओ बन जाते हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोलते हैं, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट होती है लेकिन गैजेटेड पोस्ट होती है, और या फिर आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं इसके बाद में। ओके, तो ये तो था माजरा आरआर के आने से पहले। अब मैं आपको बता देता हूं कि आरआर के आने के बाद में ओएस की पोस्ट में क्या चेंजेस आए हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज की जो पहले सीनियर टीए बनते थे ना टीए के बाद में, तो ये सीनियर टीए की पोस्ट को हटा दिया गया है आरआर से, और यहाँ पर सीधे सीधे क्या बना दिया गया, ओएस बना दिया गया है। अब अगर मैं प्रमोशन की बात करूं, देखो पहले सीनियर टीए से सीनियर टीए 4 से 5 साल में बन जाते थे। अब अगर आपको टीए से ओएस बनना है तो आपको मिनिमम 10 साल लगेंगे। ये रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप टीए से ओएस बनते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, 10 साल का टाइम लगेगा। अब इसके अलावा अगर ओएस का अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो ओएस प्रमोट होके क्या बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा। ठीक है, और इंस्पेक्टर कितने साल में बनेगा, मिनिमम 3 साल, मतलब 3 साल के बाद में आप इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप बनेंगे कब, जब डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आएंगे। तो इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 3 साल का मिनिमम क्राइटेरिया है। अब मैं यहाँ पर अगर ओएस के वर्क प्रोफाइल की बात करूं
तो पहले आरआर के आने से पहले जो उसका नॉन टेक्निकल काम होता था, अब वो कैसा काम हो गया? टेक्निकल काम हो गया कि मतलब जो डिपार्टमेंट का जो मेन काम है, वो आप यहाँ पे जब आप डिपार्टमेंट में जॉइन करेंगे तो आपको टेक्निकल वर्क करना पड़ेगा। टेक्निकल वर्क क्या होता है कि जैसे कि आईटीबी हो गया, ठीक है, ये पोर्टल्स है, आईटीबी हो गया, इनसाइट हो गया, तो इन पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको इन पोर्टल्स की जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आप उनको सीखते जाएंगे। इसके अलावा पेनल्टी ऑर्डर्स बनाने पड़ेंगे, असेसमेंट में आपको अपने जो सीनियर्स हैं उनका हेल्प करना पड़ेगा। मतलब जो मेन काम होता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि इंस्पेक्टर और ओएस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके वर्क में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, इनके काम में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है, मतलब ओएस वही काम करता है जो इंस्पेक्टर काम करता है। बस एक डिफरेंस है कि जो इंस्पेक्टर होता है उसका काम इंस्पेक्शंस का भी होता है। मतलब वो बाहर जाकर, जैसे कोई रेड होनी है तो रेड होने में जो रैकी का काम होता है कि घर कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, उसके कितने मेंबर्स है, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंस्पेक्टर को ही लानी पड़ती है। इसके अलावा जो बैंक अटैचमेंट होते हैं, वो भी काम किसका होता है? इंस्पेक्टर का ही काम होता है। ओएस का काम फील्ड का काम नहीं होता है, इंस्पेक्टर का काम फील्ड का भी होता है। तो सिर्फ ओएस का काम क्या रहेगा? वो सिर्फ ऑफिस में जाके जो टेक्निकल काम होगा उन्हीं में अपने सीनियर्स की हेल्प करेगा। ये उसकी मेन प्रोफाइल रहेगी। अब बात करते हैं इसके बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो ये ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट में आती है। अगर इसके ग्रेड पे की बात करूं तो 4200 इसका ग्रेड पे रहता है। फिर मैं इसके अगर पे लेवल की बात करूं तो आपकी जो पे मैट्रिक्स है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जब आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो 35,400 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। अब इस सैलरी में आपको अगर मैं बात करूं तो डीए, जो अभी डियरनेस अलाउंस है वो जुड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में एचआरए जुड़ेगा। इसके अलावा अपने ट्रैवलिंग अलाउंस जुड़ेगा। तो ये सारे जब जुड़ जाएंगे तो जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे तो पहले मंथ की सैलरी आपको लगभग 60,000 से लेकर 65,000 के बीच में मिलेगी। और ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सिटी में है। मतलब एक्स सिटी में आपको 65,000 के आसपास मिलेगी, अगर आप वाई सिटी में है तो आपको 63,000 के आसपास मिलेगी, और जेड सिटी में है तो आपको 60,000 के आसपास मिलेगी। तो इस तरह से आपकी सैलरी रहेगी। और यहाँ पर 1,12,400 का क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई प्रमोशन नहीं लेते हैं, क्योंकि जो प्रमोशन होता है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। तो अगर डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी 35,400 रहेगी। और जब आप रिटायर्ड होते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच पाएगी, 1,12,400 तक। इससे ज्यादा आपकी बेसिक सैलरी नहीं पहुंचेगी। तो इसी को पे मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके। अगर एज लिमिट की बात करूं तो 3 साल तक आप इस एग्जाम को देकर इस पोस्ट को ऊपर के लिए एलिजिबल रहते हैं। ओके। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। और इस 2 साल के बाद में एडिशन एक और चीज है कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनको जब आप क्लियर करेंगे तब आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके प्रोबेशन पीरियड 2 साल का कंप्लीट हो गया, लेकिन आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर नहीं करा। आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम करने में एक और साल लग गया, तो 3 साल बाद में आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस है, एक तो 2 साल प्लस में आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इंस्पेक्टर का प्रमोशन चाहिए तो आपको मिनिमम 3 साल लगते हैं। 3 साल के बाद में जो टाइम लगता है वो वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। वर्क प्रोफाइल की मैंने ऑलरेडी बात कर दी कि टेक्निकल काम होता है, और टेक्निकल काम में जो जो चीजें होती है वो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। अब इसके मैं प्रोज एंड कॉन्स आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसके प्रोज और कॉन्स हैं। देखो, सबसे पहली चीज इसके प्रोज क्या क्या है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोस्ट है। जैसा मैंने बताया कि ये सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, जितनी भी पोस्ट एसएससी के अंदर ज्वाइनिंग देता है उनमें सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। सोशल रिकॉग्निशन है इस पोस्ट की। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। 4200 पे ग्रेड है इसका। सैलरी भी आपको 60 से 65,000 के बीच में आपको मिलेगी। प्रमोशन 3 से 4 साल के अंदर आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्कलोड जो है वो भी इतना ज्यादा नहीं है। मतलब अगर डिपार्टमेंट में आप 3 से 4 घंटे डेली काम करेंगे ना, तो इतना काम आपके लिए सफिशियंट रहेगा। मतलब इतना ही काम रहता है, इससे ज्यादा काम नहीं रहता है, ठीक है। तो वर्कलोड के सेंस में ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा 9 to 5 वाली जॉब है, जैसे सीबीआई हो गया, और बहुत सारी ऐसी पोस्ट है। उनमें क्या कि आपकी जो वर्क प्रोफाइल है, सॉरी, आपके जो काम करने का टाइम है वो लिमिटेड नहीं है। आपको 7-8 बजे तक भी रुकना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली आपको 9 to 5 वाली, मतलब 9:15 से लेकर आपको 5:45 तक रुकना पड़ेगा। ये ऑफिशियल टाइम है। तो इसके बाद में ऑफिस के काम को लेकर कोई भी लोड नहीं रहता है इसके अंदर। इसमें बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलता है आपको।
जैसे आप रेड में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, डिपार्टमेंट को लेकर बहुत सारी टेक्निकल चीजें आप समझते हैं, तो यहाँ पर एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। अब आता है इस पोस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और जिसको आप प्रोज बोल सकते हैं, वो है ट्रांसफर। देखो इतने दिन तक तो क्या था कि ट्रांसफर इनकम टैक्स में बंद थे, ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट के लिए ट्रांसफर बिल्कुल बंद थे, ग्रुप ए के लिए ट्रांसफर ओपन थे। लेकिन अब पॉलिसी आ रही है, आईसीटी को ओपन किया जा रहा है, मतलब ट्रांसफर्स को खोला जा रहा है और ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए ट्रांसफर अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, मतलब अप्रैल 2026 से ट्रांसफर ओपन हो जाएंगे। तो अगर आपको ये ओएस की पोस्ट अगर किसी और स्टेट में भी मिलती है तो आप 4 से 5 साल के बाद में अपने होम स्टेट में जा सकते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है उनमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ट्रांसफर अब ओपन हो चुके हैं, अभी तक पॉलिसी नहीं आई है, लेकिन मार्च 2026 के अंदर पॉलिसी 100% आ जाएगी। ओके, अब इसके अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो इसका कोई भी कॉन्स नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको बताया ना कि ये जो पोस्ट है वो बहुत अच्छी पोस्ट है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि अगर आप साउथ में इंस्पेक्टर की पोस्ट लेते हैं तो उससे लाख गुना बेटर है कि आप होम स्टेट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को ले लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। अब देखो कट ऑफ के यहाँ पर दो पहलू हैं, कौन कौन से? एक तो ये कि अगर एसएससी जो है अगर सेम कट ऑफ रखती है कंप्यूटर की, ठीक है, जिसमें यूआर के लिए अगर 27 अगर वो सेम कट ऑफ रखती है, ओबीसी के लिए 24 और अगर एससी एसटी के लिए 21 रखती है, तो अगर आपका स्कोर 300 प्लस हो रहा है तो आप ओएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपके मार्क्स 310 प्लस है तो आपको होम स्टेट मिल जाएगा। लेकिन अगर जिस तरीके से पेपर जितना टफ था, अगर उसमें अगर एसएससी कट ऑफ को डिक्रीज करती है या फिर कुछ बोनस मार्क्स देती है, तो उस केस में आपके 310 जो मार्क्स है उसमें आपको ओएस मिल जाएगा और 320 प्लस मार्क्स में आपको होम स्टेट मिल सकता है, मतलब इसके बहुत बढ़िया चांसेस हैं। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है और मोस्ट प्रोबेबली 90% ये सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी जैसा मैंने यहाँ पर आपको प्रिडिक्शन दिया है। ओके, तो मेरे को इस पोस्ट के बारे में इतनी ही चीजें बतानी थी। धन्यवाद।